Hello everyone, welcome to our channel MedJX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So बेटा आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो PYQs करने वाले हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग के PYQs हम इस सेशन में करने वाले हैं और ये चैप्टर जो है हम सबको पता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ से सवाल ना आए. तो यहाँ से आपका सवाल पक्का ही है पेपर में. इस चैप्टर को छोड़ना जो है आई थिंक कोई भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है बिकॉज अगेन दिस इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर और सबने आई थिंक पढ़ रखा होगा, हर बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा. आज हम इसके PYQs लगाएंगे, अप्रोच सीखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एंड शुरू करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग. और मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा, बेटा हर एक बच्चा जहां पे भी मुझे बैठ के देख रहा है वो फुल अटेंशन के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन थोड़ी देर के लिए अपनी जितनी भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सब को साइड में रख के ये वाला सेशन अच्छे से अटेंड कर लो. और फिर तुम्हें जब तुम और खुद प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो तुम्हें समझ में आएगा कि अब तुम कितनी जल्दी कितने अच्छे अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पा रहे हो. शुरू करते हैं अब हम अपना केमिकल बॉन्डिंग के साथ. तो देखो ये क्वेश्चन आपका है नीट 2024 का. ठीक है जी. नीट 2024 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5. जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ध्यान से देखिए, उन क्वेश्चंस में इनकरेक्ट लिखा है करेक्ट लिखा है. कई बार हम ऐसी छोटी सी सिली मिस्टेक भी कर देते हैं अपने क्वेश्चन में. सो PCl5 possesses two different PCl bond angles. जी हाँ, PCl5 बेटा, PCl5 मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है. मैम sp3d कितने होते हैं फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन. इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली. 5 इसके पास मोनोवेलेंट साइड एटम्स हैं. तो कितनी आ गई बेटा इसकी, 5 आ गया इसका हाइब्रिड नंबर. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp3d. और हम सब जानते हैं कि sp3d में ये 3 बॉन्ड ये तो हमारे इक्वेटोरियल होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं. और ये जो इक्वेटोरियल वाले बेटा होते हैं इनका जो बॉन्ड एंगल आपस में होता है दैट इज 120 डिग्रीज एंड दिस वन इज 90 और आपस में देखें तो 180. तो दो तरह के बॉन्ड एंगल है 120 90 डिग्री. तो इसमें डिफरेंट तरह के PCl बॉन्ड एंगल्स देख लिए हमने, डिफरेंट है PCl तो बात तो सही है. ऑल 5 PCl बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल. अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है दिस इज नॉट करेक्ट. ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है एक्सियल वाली, तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर. एक्सियल बॉन्ड्स आर longer as compared to इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में बेटा हमारे जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है. ऐसा क्यों होता है तो रीजन समझ लेते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कैसे होती है, इनवर्सली रिलेटेड, राइट. अब अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ इक्वेटोरियल पे जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो है 120. और हम एक रिलेशन एक चीज पढ़ते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा एस कैरेक्टर. याद हो सबको, sp हाइब्रिडाइजेशन जब होती है बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 होती है 120 होता है. तो आप देखते हो जैसे जैसे s कैरेक्टर घटता है बॉन्ड एंगल घटता है. तो इसका मतलब 120 वाले बॉन्ड्स में हमारा s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर इज मोर. और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा जो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी क्या होगी, अच्छी होगी. जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतने तुम्हारे जो बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे. और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, वीक की कंपैरेटिवली बड़ी होती है. तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे एक्सियल वाले बॉन्ड एंगल्स हैं वो बड़े होते हैं. अब वैसे तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट टू यू. ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए जब आप ऐसे क्वेश्चंस को रीड करते हो. नाउ PCl5 exhibit sp3 hybridization. तो ये तो आपकी जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, हमसे वही पूछी थी. बाकी पढ़ लेते हैं. sp3 मैंने निकाल के दिखा दिया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन. PCl5 कंसिस्ट ऑफ ऑल सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड्स है, कोई पाई बॉन्ड इसमें नहीं होता है.
अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 2024 का ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमको क्या देखना है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है। तो देखो जल्दी से देख के बताओ, यहाँ पर आपको कुछ लीगेंड्स दिए गए हैं PET3 and ASPH3 as ligands can form d-pi bond with transition metals। ये ligands के बारे में आप वैसे कहाँ पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन में मिक्स है थोड़ा सा क्वेश्चंस, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आप ये d-pi p-pi बॉन्ड्स ये सारी चीजें हम बॉन्डिंग में ही डिस्कस करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा मेजरली बॉन्डिंग वाले पोर्शन का ही है। तो आप यहाँ पे देखो कि आपके पास फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये जो फॉस्फोरस है आर्सेनिक है, ये एलिमेंट्स आपके कौन से पीरियड के हैं, थर्ड, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, राइट, फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड। तो ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इनके पास तो डी ऑर्बिटल होता है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड वालों के पास वेकेंट डी नहीं होता है। और रही बात ट्रांजिशन मेटल्स की, तो तुम सबको पता है यार, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके पास भी डी ऑर्बिटल होता है, तो यस दे कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट लिखी है दैट NN सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज PP सिंगल बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपकी गलत है। यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा NN बॉन्ड होता है, ये जो NN बॉन्ड होता है, this is bond is weaker than PP बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता है, तुम बोलोगे मैम जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा, जितना n की वैल्यू छोटा, उतना ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी, हमने तो ये पढ़ा था VBT में। पर तुमने एक और चीज पढ़ी थी, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो इन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो N2 वाला जो बॉन्ड होता है ये वीक हो जाता है P2 के कंपैरिजन में। अब रीजन तुम्हें कभी अगर किसी बच्चे के माइंड में ऐसा भी आता कि N2 वाला स्ट्रॉन्ग है, तब भी तुम इसी को टिक करके आते, बट हमें पता होना चाहिए कि P2 वाला बॉन्ड N2 वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इन नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाँ तो बेटा ये जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d-pi bond as other heavier elements of its group। तो नाइट्रोजन जो है हमारी, तो देखो कह रहे हैं कि d-pi बॉन्ड नहीं बना पाती है जैसे बाकी के हेवियर एलिमेंट्स बना पाते हैं, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और ये क्वेश्चन आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, इवन हम पी ब्लॉक में भी डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, हमें स्टेटमेंट दी गई है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। H2O का सबसे ज्यादा, फिर H2TE टेलुरियम, फिर सेलेनियम, फिर अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर क्या होता है, हम जनरली ये पढ़ते हैं कि जैसे हमारा मास बढ़ता है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी बढ़ती हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो उस अकॉर्डिंग H2O का सबसे कम होना चाहिए था, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O का इन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो H2O सबसे आगे आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा H2TE, फिर H2SE, फिर H2S। तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या लिखी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group, but due to presence of extensive hydrogen bonding in it, in H2O, it has higher boiling point। बिल्कुल सही, यही चीज मैंने आपको अभी समझाई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Both statement 1 and 2 are true. Now next, identify the correct answer. 3 resonance structures can be drawn for ozone. अच्छा, ओजोन के लिए क्या हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं क्या? ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा? अभी ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा बना के दिखा दोगे, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा नहीं हो सकते,
दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, बट हमें सही वाली ढूंढनी है। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, आपको बोला है रेगुलर ज्योमेट्रीज जो होती हैं जहाँ पे सारे साइड एटम सेम होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, डायरेक्टली आप बोलोगे उनका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो। ये भी इनकरेक्ट। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। अच्छा, तुम्हें ये भी समझाया है हमने NH3 और यहाँ पर है NF3। तो अगर हम पोजीशनिंग देखें वेक्टर की, डायरेक्शन देखें, तो लोन पेयर सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारे वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट जो होता है NF3 से ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा तुम्हारा ये फेवरेट क्वेश्चन भी होना चाहिए एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में भी आता रहता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट होगी, तीनों गलत। अब लास्ट की बची, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन। हाँ जी, तो कार्बोनेट आयन के हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये होता है तुम्हारा कार्बोनेट आयन। तो देखो, एक बार यहाँ बना दिया मैंने पाए, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर मूव कर गया, O नेगेटिव, ऐसे। एक बार ये वाला मूव कर गया, यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस पे दिखा दो, एक बार ये मूव कर गया, ऐसे बन गया, ठीक है। तो 3 ही पॉसिबल है, तो दैट मीन्स ये वाली हमारी क्या है, यहाँ पर फोर्थ वाली स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर मॉलिक्यूल NH3 H2S CH4 HF। देखिए, CH4 तो सभी बच्चों को यहाँ पर पता ही होगा कि CH4 हमारा कैसा है, नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि बेटा रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेम है, तो CH4 तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, जो कि इन्हीं 2 ऑप्शंस में है। बाकी ऑप्शंस में आप देखो CH4 लास्ट में नहीं है, बाकी सारे पोलर हैं, HF, H2S, NH3, ये सब कैसे हैं, पोलर हैं। तो आप 2 ऑप्शन तो रूल आउट कर सकते हो, एक ये वाला, एक ये वाला। अब हमारे पास एक एनसीईआरटी में डेटा है, जो कि मुझे लगता है डाइपोल मोमेंट का डेटा सबको ही पता होना चाहिए। यहाँ पे तो आपको फिर भी H2S दिया होगा, तो आपको ये पता है कि HF के कंपैरिजन में H2S की डाइपोल मोमेंट कम होती है। लेकिन अगर कभी सवाल में वो H2S की जगह H2O दे फिर तुम कंफ्यूज रहते हो कि मैम HF का डाइपोल मोमेंट ज्यादा या H2O का। तो एनसीईआरटी में बेटा साफ साफ डेटा लिखा गया है, और वहां आप देख सकते हो कि H2O का डाइपोल मोमेंट HF से ज्यादा होता है। बाकी मैं आपको इसका ऑर्डर बताऊं, देखो जो हम जुगाड़ मेथड करते हैं उससे हम मोस्टली ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हम डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल पाते कि कितनी कितनी किसकी डाइपोल मोमेंट है, और इतना ज्यादा रट्टाफिकेशन की हमें जरूरत नहीं होती है। एक बार आप गो थ्रू कर लो टेबल, आपको हल्का सा आइडिया हो HF, H2O, NH3 का, इनका। अदरवाइज हमको क्या आते हैं क्वेश्चन के, ये बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर है, इस तरह के मोस्टली हमसे डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एक थोड़े से जितने भी मॉलिक्यूल्स का डेटा एनसीईआरटी में गिवन है, आप एक बार उसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि समटाइम्स वहां से देख सकते हो आप क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर NH3, फिर H2S और फिर CH4। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो था एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोडियम क्लोरीन के तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है, चाहे तुम Cl नेगेटिव कर लो, Na पॉजिटिव कर लो, नहीं उसमें 10 है भाई, वो उसके Cl नेगेटिव 18, तो 2 चेक कर लो बस, फिर बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1-2 भी हमें मिल गए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो फिर हमें सारे चेक नहीं करने। अब तुम्हारे पास, तुम खुद सोचो, N2O4, N2O4 NO में कभी भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते। काउंट ही मत करो, टाइम ही वेस्ट मत करो फिर ऐसे क्वेश्चंस पे तुम लोग। Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव। अच्छा बेटा, O नेगेटिव क्या होता है? O नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एक आया 9, फ्लोरीन के पास 9, एक आया 10, तो यहाँ भी नहीं हो सकते। चलो, लास्ट ही ऑप्शन बचा कैल्शियम 2+, कितने हो गए बेटा? 18 हो गए, 20 में से 2 गए 18, आर्गन 18, K+19 में से एक गया 18, Cl नेगेटिव 17 में एक आया 18, तो ये तुम्हारे क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2023 का ये क्वेश्चन है। दिस इज ऑन आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये जो लाइंस तुम यहाँ पे देखोगे ना बेटा, डिक्टो लाइंस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाइंस को अपनी लाइन, कोई अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज यूज उन्होंने कर ली, या थोड़ा सा भी उन्होंने सेंटेंस को बदल दिया, इज का आर कर दिया, नो। ये जो एमओटी की लाइंस हैं, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी से उठ के आई हैं। वैसे तो आपको एमओटी के जो पॉइंट्स होते हैं आपने पढ़ रखे होते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, तब हम ये पॉइंट्स लिखवाते हैं, लेकिन स्टिल कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज भी सेम एनसीईआरटी के, तो आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी इज सो 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 इम्पोर्टेंट। Now, which one of the following statement is incorrect related to molecular orbital theory? The pi star anti-bonding molecular orbital has node between the nuclei. तो हाँ जी, नोड होता है पाई स्टार में। कैसे, आप बताइए पाई स्टार कैसे बनता है हमारे पास? कोई भी पाई स्टार बनना है तो जैसे मान लो मैं पी, पाई स्टार कैसे होता है? एंटी बॉन्डिंग, है ना। मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ये भी हमारा कैसा है? पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जब ये इस तरह से मिलेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से आके बनेगा। तो आप देखो कि इसके बीच में यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, तो वी कैन से नोड इज दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0। यहाँ पे नोड बन रहे हैं। In the formation of bonding molecular orbital, two electron waves of the bonding atom reinforce each other। हाँ जी, तो हम MOT को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो यस, इस थ्योरी को हम वेव नेचर के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक अपने पास ऐसी वेव है, ये ऐसी, ये कैसा हो गया? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले इंटरैक्ट करेंगे तो ऐसे इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ऐड होके ये हमारे कैसे हो जाएंगे? इस तरह से, ठीक है। और जब ये ऑपोजिट साइन के आते हैं, मान लो ये ऑपोजिट साइन वाले आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन्होंने यही लिखा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में आपका कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। उसी को इन्होंने क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर। अब ये रीइंफोर्स ही तो कर रही है ना, सेम एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये नहीं कर रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है। एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल आउट होती है, यहाँ पे रीइंफोर्स करती है। नाउ molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are symmetrical around the bond axis। भाई कैसे सिमेट्रिकल होंगे? एक 2px है, ये तुम्हारा मान लो 2px है। अगर ये x एक्सिस मान ली मैंने, कोई भी एक्सिस कुछ मान सकते हो तुम, ठीक है। ये मत सोचना हमारी बुक में तो मैम ऐसे इसको x माना, आपने इसको y, आप इसको y मान लो। बताओ ये हमारे पास कोई सिमेट्रिकल, ये कोई सिमेट्रिकल बॉन्ड एक्सिस है? ये नहीं है। यहाँ पे कभी भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ये वाला तुम्हारा नोड वाला पॉइंट है। और यहाँ पे देखो ये इस तरह से तो नहीं नहीं मिक्सिंग होती है ना, ऐसे तो नहीं होती है। दोनों पी जब पैरेलल होते हैं तभी तुम्हारे पास पाई बनता है, या फिर सिग्मा के लिए भी दोनों जो है, दोनों सेम एक्सिस के अराउंड जब अप्रोच करती हैं तब हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा है 2px and 2pi orbitals are symmetrical around bond axis. They are not symmetrical around bond axis. So yes, we were selecting the incorrect statement. तो हम लोग के पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी। डी भी पढ़ लो एक बार। A pi bonding molecular orbital has larger electron density above and below the internuclear axis. Yes, जब आपके पास पाई बॉन्ड बनता है, जैसे आपके पास कोई भी पाई बॉन्ड बनता है तो ऐसे ओवरलैपिंग से बनेगा। कौन सा बोला है इन्होंने? बॉन्डिंग वाला, है ना। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। सो आ रहा हमारा सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में भी ये लाइंस जो हैं आपके वहां पे प्रॉपर मेंशन की है एनसीईआरटी में, ये एक एक लाइन को बहुत अच्छे से मेंशन किया है। तो ध्यान रहे कि हमें कुछ भी लाइंस नहीं छोड़नी है।
अब ये देखो, ये अगेन एमओटी का क्वेश्चन, और एमओटी का क्वेश्चन तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, कितना सिंपल है, कुछ और भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोली है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अच्छा N2 कौन से केस में आएगा? 1 to 14। 14 तक हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? sp मिक्सिंग वाला, जिसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ बदलती है? यहाँ तक तो सेम ही रहती है। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए सेम रहती है, चाहे 14 तक लिख लो चाहे 14 से आगे लिख लो। फर्क कहाँ पर आता है? अगर तुम्हारे 1 to 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 14 से नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो कौन सी फॉलो होती थी हमारी? हमने एक ट्रिक करी थी इसके लिए मैम, हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ऊपर, तो तुम्हारा ऊपर से शुरू करूं, अगर मैं ऊपर से लिखना शुरू करूं तो 1 2 1 2 है ना, ऐसे 1 2 1 2 करके ट्रिक पढ़ी थी। तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या होता था कि तुम्हारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अच्छा इसमें तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो ना, जब मैं प्रॉपर वो बनाती हूँ डायग्राम तब तो तुम्हें समझ में आता है कि कैसे लिखा है। एक बार समझा देती हूँ तुम लोगों को कि जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पे सिग्मा 1s बना दिया, फिर तुम बनाते हो सिग्मा स्टार 1s, फिर तुम बनाते हो सिग्मा 2s, फिर तुम बनाते हो सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, यहाँ तक कहानी सेम है। अब क्योंकि ये 1 to 14 वाला केस है, तो क्या हो जाता है भाई 1 to 14 वाले इलेक्ट्रॉन के केस में कि होना तो तुम्हारा सिग्मा नीचे चाहिए था, लेकिन हो कौन से जाते हैं? पाई, पाई 2px, पाई 2py, और सिग्मा 2pz तुम्हारा ऊपर हो जाता है। और 14 से आगे वालों केस में बस यही स्विच है कि तुम्हारा सिग्मा 2pz नीचे होता है और ये पाई वाले तुम्हारे ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे कौन से आएंगे? यहाँ पे तुम्हारे आएंगे पाई स्टार 2px 2py। ठीक है, हम z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चल रहे हैं, तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड z के अराउंड ही बनेगा। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? सिग्मा स्टार 2pz। ये तुम्हारा है केस। अब मैं जो लिख रही थी ट्रिक तुम्हारी, वो ऐसे लिख रही थी 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2 के 2 नीचे आएगा। अगर यही 14 से ज्यादा वाला हो तो क्या ट्रिक बनती है तुम्हारी 14 से ज्यादा वालों के लिए? 1 2 2 1। फिर तुम्हारे ये पाई ऊपर हो जाते, सिग्मा नीचे हो जाता। ठीक है, चलिए तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है? देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, लास्ट में पाई स्टार तो आ नहीं सकता, सिग्मा स्टार ही आना है। सिग्मा स्टार बाकियों में सिग्मा स्टार यहाँ से चेक कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि जो सिग्मा स्टार 2s है उसके बाद आना चाहिए पाई 2px 2py, तो डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में है ये चीज, सेम कॉन्फ़िगरेशन डी ऑप्शन में लिखी गई है। याद रखना ये चीज, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन करने हो तो ये चीज तुमको आनी चाहिए। Question. Intermolecular forces are forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include। देखो intermolecular forces क्या होती हैं? Forces which acts between the molecules। इंट्रा होती है within the molecule, जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होता है, कि वो क्या होता है? विद इन अ मॉलिक्यूल के बीच में, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन इज योर इंटरमॉलिक्यूलर। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ना, किसके किसके बीच में होते हैं? पोलर पोलर के बीच में। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, पोलर नॉन पोलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयन के बीच में भी हो सकती है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, या पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, बट कोवेलेंट बॉन्डिंग इज नॉट इंटरमॉलिक्यूलर, दैट इज इंट्रा, तो ये नहीं होगा। डिस्पर्जन फोर्सेस अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए बी सी ई, दैट इज योर बी ऑप्शन, ए बी सी ई। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट। NH3, अब हमको क्या करनी है? इनके शेप्स बनानी है। देखो तो ऐसे क्वेश्चन तो बेटा हर साल आते हैं। VSEPR थ्योरी तो तुम सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इससे क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। कभी शेप के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर साल। तो NH3 तो देखो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे?
मैम हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, फिर सीधे स्ट्रक्चर बनाओ यार। NH3, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन ले गया, 1 लोन पेयर। sp3 है, sp3 अब शेप एक लोन पेयर है। sp3 कैसा हो गया, sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गई। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं शेप की, तो उसमें हम लोग लोन पेयर को नहीं कंसीडर करते, लोन पेयर नहीं कंसीडर करें। कैसी शेप आ रही है ये हमारी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ClF3, क्लोरीन, ऐसे बना लिया करो फटाफट शेप। देखो क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 3 तो उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए और 2 लोन पेयर बच गए। टी शेप, कैसी शेप आ गई, टी शेप। अगर तुम इतनी जल्दी नहीं बना पाते, ऐसे सोचो ना, क्लोरीन है तुम्हारा सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 7। फ्लोरीन कितने जुड़े हैं, 3, -3 कर दिया तुमने। अब कितने बच गए इसके पास, 4। अब ये 4 जो पेयर बच गए, ऑब्वियसली ये क्या होंगे, तुम्हारे लोन पेयर, क्योंकि 3 तो फ्लोरीन के साथ जुड़ के सिग्मा बना लेंगे, राइट। ऐसे सोच सकते हो। फिर जब तुम्हें पता चल गया कि 4 लोन पेयर हैं इसमें, 4 लोन पेयर नहीं, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो पेयर तो 2 हुए ना। तो आपके पास अगर यहाँ से 3 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और जब 2 लोन पेयर आते हैं तो कौन सी शेप बनती है, खुद देख लो, टी शेप। PCl5 का एग्जाम्पल अभी पीछे भी करवाया था, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है और शेप इसकी कैसी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। BRF5, अब तो मैम बचा ही BRF5 है, ये भी टी शेप से मैच करो। तो मैं बना के बता देती हूँ BRF5, उसको भी पहले कैसे निकाल सकते हो, एकदम से तो तुम्हें शेप ध्यान आएगी नहीं। अब तुम बोलोगे मैम सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल बची है, तो स्क्वायर पिरामिडल होगी, लेकिन ब्रोमीन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजन है 7, 5 कौन ले गया, हेलोजन, बचा क्या इसके पास, 2, मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लोन पेयर है। तो क्या आ गया ये, इसकी अगर मैं निकालती हूँ 5 + 1 6, 6 हाइब्रिड नंबर है, तो ये क्या होगा, sp3d2, sp3d2। तो कैसे बनेगा, Br F5, ये कैसा है बेटा तुम्हारा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये तो सब तुम्हारे ऐसे टिप्स पे होने चाहिए। अब स्ट्रक्चर्स जिसके टिप्स पे नहीं है, वो केमिकल बॉन्डिंग प्लीज एक बार देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे अभी हम पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते चीजें कैसे कैसे आप करोगे, बट हाँ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वन शॉट वीडियो में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज। हाँ जी, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताओ। देखो बॉन्ड एंगल भी निकालने के लिए पहले तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। CO2, CO2 इज sp, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। फिर NH4 पॉजिटिव की बात करें तो टेट्राहेड्रल, एंगल कितना होता है, 109.5। फिर तुम्हारे पास आएगा अमोनिया, अमोनिया इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड एंगल कितना 2.5 से कम हो जाता है, 160 डिग्री का होता है। फिर वाटर, वाटर में तो 2 लोन पेयर आ गए, है तो ये भी टेट्राहेड्रल ना, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 ज्योमेट्री, लेकिन 2 लोन पेयर बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है 10.5 डिग्रीज। तो खुद देख लो, सबसे ज्यादा CO2, फिर NH4 पॉजिटिव, फिर NH3, फिर H2O। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तुम्हारे पास है amongst the following which one will have maximum lone pair electron repulsion। तो सबके लोन पेयर निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालूंगी मैं, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, अभी अभी किया था ऐसा, -3, कितने आ गए तुम्हारे पास, 4 बच गए। तो मतलब 3 तो सिग्मा है प्लस 2 लोन पेयर है, तो निकल गए ना मेरे 2 लोन पेयर। अब देखो बहुत सारे टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं, हो सकता है तुमने जिस टीचर से पढ़ा उसने तुमको कुछ और फॉर्मूला बताया हो करने का।
for me the best formula is you should know how to draw structures, because sometimes ना बेटा कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आप अपना जो भी मेथड लगाओगे, एक आप फॉर्मूला पढ़ते हो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा नीट में देखो हर जगह यूज हो जाएगा, तुम हाइब्रिडाइजेशन उससे निकाल लोगे, इजी है तुम्हारे लिए, ठीक है। वैलेंस प्लस जितने भी मोनोवैलेंट एटम है प्लस कोई एनाइन है या माइनस कोई कैटाइन है, इस तरह से डिवाइडेड बाय 2, है ना, वो फॉर्मूला होता है। लेकिन सबसे बेस्ट आज दिन तक यही है कि नंबर ऑफ सिग्मा लोन पेयर काउंट करके स्टीरिक नंबर पता करो और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। जैसे मैंने तुम्हें वहां पे एक SnF3 का केस करवाया था जहाँ पे फॉर्मूला फेल होते हैं, स्ट्रक्चर से हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ती है, और स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। मेरे को तो ज्यादा टफ वो लगता है, वो सब सब फॉर्मूले, वो ट्रिक्स, वो जुगाड़ को यहाँ पर याद करना कि अब ये बच गया, ये कोशेंट हो गया, ये फलाना हो गया। बेस्ट मेथड इज यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, क्योंकि वो आगे तुम्हें हर जगह काम आएगा, और यही एक सबसे बढ़िया तरीका होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का को पता लगाने का। ठीक है जी, तो मैं तो वैसे करती हूँ, तुम प्रेफर कर सकते हो, मैंने सिखाया भी अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह से होता है ना। IF5 में भी तुम देख लो, ये क्या है तुम्हारा, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 माइनस 5 बचे 2, तो ये 5 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना। फ्लोरीन तुम्हें पता है एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन दो तो नहीं बनाता। कोई बोलता हो कि फ्लोरीन मैम 2 बॉन्ड बनाएगा, नहीं, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। अब बच गया 2, ये क्या बन जाएगा, एक लोन पेयर। तो 5 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, इसके पास हमें हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं निकालनी है, बट तुम निकाल सकते हो 6 sp3d2, लेकिन इसके पास आया एक ही लोन पेयर। हमें तो फाइंड आउट करना है भाई मैक्सिमम नंबर कितने। तो अभी तक मेरे पास, इसके कंफ्यूज ना हो जाए ना, लिख देते हैं, 2 लोन पेयर इसके पास आ गए, एक इसके पास आ गया। SF4 के पास कितना आएगा भाई, अरे यार जल्दी से, सल्फर तुमको पता है ना, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 4 तो फ्लोरीन ले गया अपने साथ, मतलब 4 तो सिग्मा हो गए, 2 बचे, तो 2 का मतलब एक लोन पेयर। तो ऐसे भी सीसो वाला है, ये याद ही रहता है हमको, एक लोन पेयर। अब तुम्हारे पास जिनॉन F2 है भाई, जिनॉन के पास तुम्हें पता है 8 होते हैं, 2 ले गया फ्लोरीन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले गया फ्लोरीन, कितने बचेंगे खुद बताओ, 2 ले गया 8 में से, 6 बच गए, मतलब 3 लोन पेयर बच गए इसके पास। सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास आ गए मुझे बताओ, इसी के पास आ गए। 2 मिनट लगते हैं स्ट्रक्चर में भी, सच बताओ तो, मैं प्रैक्टिस की बात है ये। उसके बाद देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन होता है जिसमें हम एमओटी वाला, ये जो एमओटी यूज होगी हमारी यहाँ पे, अब एमओटी में भी मैंने तुमको ट्रिक्स शेयर कर रखी हैं बहुत अच्छे से, हम वही करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा डायग्राम बनाने तो नहीं बैठेंगे हम, इतना टाइम हमारे पास नीट में है ही नहीं। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास है O2 पॉजिटिव, O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव है। अच्छा, O2 पॉजिटिव में मेरे को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, O2 में कितने होते हैं 16, एक माइनस कर दो 15, इसके पास 16 तो इसके पास 17, तो इसके पास कितने हो गए तुम्हारे पास 18। हाँ जी, तो अब तुम खुद देखो कि जब मैंने तुम्हें बोला है रेफरेंस तुम्हारा है 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2, नाइट्रोजन में 14 होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, हर बच्चे को याद होता है, ट्रिक भी हम यही बताते हैं, और ट्रिक भी मैंने तुम्हें बताया कैसे निकली है वो ट्रिक। लेक्चर्स में मैंने तुम्हें ये नहीं, मतलब ट्रिक जब हम क्वेश्चन करते हैं ना यार, तब तो हमें सीधी वही चीज याद आनी चाहिए जिससे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा लें, लेकिन वो ट्रिक भी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट से ही निकली है, तुम देख सकते हो मेरे वन शॉट में मैंने समझाई है। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है इसका बॉन्ड ऑर्डर, जैसे इससे एक बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, चाहे 14 से 15 जाओ, चाहे 14 से 13 जाओ, 0.5 से तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.5, एक बढ़ा, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.5, फिर इसका कितना हो जाएगा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर्स 2.5 टू 1.51, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये भी बात बिल्कुल सही बात है। अब ये भी तुम्हें डायग्राम फटाफट बनवाया था मैंने, क्या होता था यहाँ पे, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर तुम्हें यहाँ पे बनाया था पाई, पाई 2px, पाई 2py,
14 से नीचे वालों के लिए ये डायग्राम यूज किया था। C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम देखो तुम्हारे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए ये किस में आए, पाई में आए। तो ये जो C2 के बीच, C2 का जो ये अपने पास ये जो 2 बॉन्ड है C2 के, तुम खुद देखो, इसके पास बॉन्डिंग में है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग, इसके पास बॉन्डिंग, इसके पास एंटी बॉन्डिंग, कैंसिल। ये जो तुम्हारा बॉन्ड बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, इन पाई के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है। एक और क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, यहाँ नहीं पूछा है बट मैं तुम्हें यही बता दे रही हूँ, हो सकता है आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये जो 2 पाई बॉन्ड बनाता है, ये जो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे अपना कार्बन बनाता है, इनका नेचर कैसा है भाई, ये इनसे मिलके बन रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों ही पाई बॉन्ड, तुम्हारे दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं, पाई। वीबीटी नहीं एक्सप्लेन करती इस चीज को, वीबीटी के अकॉर्डिंग तो पहला सिग्मा ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों कैसे बन रहे हैं, पाई बन रहे हैं। जो C2 नेगेटिव होता है, C2 नेगेटिव में 3 बॉन्ड बनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, 14 होंगे। 14 होंगे तो ऊपर वाला यूज हो जाएगा सिग्मा, है ना। तो जो तीसरा बॉन्ड उसमें बनता है वो सिग्मा बनता है, लेकिन पहले 2 जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो पाई होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुझे जब लगती है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है मैं साथ साथ में बताती चलती हूँ, तुमको याद रखनी है। ओके, so C2 molecule has 4 electrons in its degenerate pi molecular orbital, 1 2 3 4, सही बात है। H2 positive ion has 1 electron, जब हाइड्रोजन के पास एक, 2 हाइड्रोजन के पास 2 एटम के पास H2 मॉलिक्यूल है, 2 होंगे, एक चला गया तो एक ही बचेगा ना। O2 पॉजिटिव आयन इज डायमैग्नेटिक। अच्छा, डाया पैरा का भी तुम्हें सिंपल सा मैं केस बता देती हूँ कि जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होंगे वो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज कैसे होंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। चेक करने की ही तुम्हें जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, बोलो पैरामैग्नेटिक। अब जो इवन इलेक्ट्रॉन वाले होंगे उनके लिए मैं लिख रही हूँ जनरली, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑलवेज बोलना हमारे लिए मुश्किल में पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो जहां इवन इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं, जनरली डायामैग्नेटिक होते हैं। मुझे ना डायामैग्नेटिक के आगे जनरली लगाना चाहिए था। इवन इलेक्ट्रॉन वाले जनरली कैसे होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट, तुम्हें पता ही है अच्छे से, एक तो जो O2 वाला एक्सेप्शन तुम पढ़ते हो तुम्हारे माइंड में फिट बैठा है, पैरामैग्नेटिक। एक 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी, 16 होंगी, 32 वाली जनरली पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी जब मैं तुम्हें बता रही हूँ तो मैं तुम्हें 32 वाला भी इंक्लूड कराऊंगी। तो O2 पॉजिटिव मतलब 16 में से 1 या 15, ये तो है ही अपनी कैसी, ऑड, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरा ही होगी ना। तो यहाँ डाया लिखा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हारी डी हुई। ये तरीके हैं जल्दी क्वेश्चन करने के, ये इंफॉर्मेशन माइंड में रहती है ना तो फिर हम लोग को टाइम नहीं लगता है क्वेश्चंस करने में। तो तुम यहाँ पे अप्रोच सीखने आते हो, थ्योरी तुमने पहले पढ़ रखी है। अब अगला है BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। भाई BF3 की हाइब्रिडाइजेशन तो तुम्हें वैसे ही याद है, sp2, तो जहां जहां sp3 है वो तो काटा मारो। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भाई, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये अपना, ये इसका कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना, हाइपोवेलेंट। sp2 और 6 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये जो ऑर्गेनिक होती है और इनऑर्गेनिक होती है ना बेटा, जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना, ट्रस्ट मी तुम क्वेश्चन ऐसे सेकंड्स में करते हो। केमिस्ट्री यही तो स्कोरिंग है, जो बच्चा नीट में अच्छी रैंक ले रहा है तो उसने केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया होता है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए सब्जेक्ट तुम्हारी रैंक बढ़ा भी सकता है और तुम्हारा नीट एग्जाम क्वालिफाई होने से रोक भी सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर करना इजी है, फिजिक्स में तुम्हें वैसे ही स्कोर करना टफ लगता है। ठीक है, बड़े तुम्हारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में कंपेयर करूं तो बच्चों के स्कोर फिजिक्स में तुम्हारे कम रहते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि
फिजिक्स में, चलो फिजिकल में बच्चों को अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बायो में तुम वैसे याद करने में माहिर होते हो कि तुमने याद कर लिया, तुम्हें फैक्ट्स याद है तुमने, तो यहाँ पे भी तो यार थ्योरी है ना बहुत सारी, बट फिर भी तुम डरते हो। अगर तुमने वो डर थोड़ा सा भगा लिया ना, मुझे लगता है हर बच्चा केमिस्ट्री के क्वेश्चन ना एक एक सेकंड में टिक करके आएगा। चलो मैंने तुमको मोटिवेट तो कर दिया अपनी PYQ सीरीज में, अब देखती हूँ तुम कितने दिनों तक सीरियसली लेते हो मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा देखो, मैंने बोला ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना भर भर के मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, तो जब पता ही है कि यार ये आना है और रॉकेट साइंस भी नहीं है, नहीं में समझ में आता है, तो अभी फिर समझ सकते हो, तुम्हारे तो मजे हैं, तुम यूट्यूब पे जाओ, क्लिक करो, एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम यू पीपल। हमारे टाइम पे ये फैसिलिटीज नहीं थी, हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चलो, नाउ PCl5 क्या होता है तुम्हारा? PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है जी, हमने अभी अभी देखा है, मैं PCl5 को बार बार ड्रॉ नहीं करूंगी। SF6 कैसा होता है भाई? देखो सल्फर के पास 6, सारे के सारे उसने सिग्मा को दे दिए, 6 सिग्मा मतलब तुम्हारा sp3d2। sp3d2 की कौन सी ज्योमेट्री होती है? स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर, हाँ पिरामिडल, नहीं सॉरी सॉरी, स्क्वायर पिरामिडल नहीं हुई, उसमें तो एक लोन पेयर आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल, ये तुम्हारी ऑक्टाहेड्रल हो गई। BRF5, BRF5 भी तुम्हें अभी अभी बनाया था, एक लोन पेयर बचता है इसमें, क्योंकि 5 तो फ्लोरीन डाले गया, 7 होते हैं, एक लोन पेयर बचा, तो 5 + 6 कैसा हुआ ये भी? देखो ना सिंपल, मतलब मैं फिर से अगर लिखूं, 7 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 5 इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए, दो दो इलेक्ट्रॉन फ्री बच गए, वो मतलब एक लोन पेयर बच गया, तो ऐड कर दो 5 और 1, sp3d2, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है sp3d2 की, जो जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता, ऑक्टाहेड्रल बनती है। जब एक लोन पेयर आ जाता है तो तुम्हारी कैसी बन जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल ना, तो Br इससे ना दिखता नहीं है, मैं इसके ऊपर ब्लैक ही करती हूँ, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद अब लास्ट ही बचा तुम्हारा मेरे ख्याल से BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब ये ऑप्शन ऑप्शन ए जोड़ा है मैंने फिफ्थ फोर्थ के साथ, यस। बी जोड़ा है मैंने थर्ड के साथ, यस, 2 हैं। फिर सी जोड़ा है मैंने किसके साथ? 1 के साथ, हाँ जी, तो डी, डी ऑप्शन आ गया तुम्हारा, डी ऑप्शन। इजी है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following molecules is non polar in nature? नॉन पोलर इन नेचर कैसे देखेंगे भाई? अब देखो CH2O, ये तुम्हें नॉन नॉन पोलर लग रहा है कहीं से, ये वही है तुम्हारा एल्डिहाइड, नॉन पोलर तो नहीं है ना, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नहीं है नॉन पोलर। NO2 भी नहीं हो सकता, POCl3 भी नहीं हो सकता, जरा SbCl5 को करो चेक, नाइट्रोजन फैमिली में आता है, 5 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तुम्हें पता है कुछ ऐसा सा बना रहा होगा। तो मैंने तुम्हें बोला है जब रेगुलर ज्योमेट्री होती है, सारे साइड एटम सेम होते हैं, एक भी लोन पेयर नहीं होता है, तब म्यू क्या होता है? 0। तो सिर्फ एक SbCl5 यहाँ पर है जो कैसा है हमारा? नॉन पोलर, नॉन पोलर ही पूछा है हमसे। Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसका तो होगा ही होगा 0, क्योंकि हमें पता है रेगुलर ज्योमेट्री है, एक भी लोन पेयर नहीं है, म्यू 0। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF तो अपना कैसा होगा? पोलर होगा, मतलब ये नहीं हो सकता, बाकी मत चेक करो। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, ये इसकी 0 डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला भी देख लो, अमोनिया दिया है, अमोनिया तुम्हें पता है कि पोलर होता है, तो ये भी, मतलब बचा सी, चेक कर लो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड, यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम है, रेगुलर ज्योमेट्री है, म्यू 0। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो रेगुलर ज्योमेट्री है, नॉन पोलर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे भी तुम्हें पता है कि ये ऐसे वेक्टर्स जो होंगे एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे हमारे, तो ये भी तुम्हारा कैसा होगा? नॉन पोलर ही होगा, ये भी तुम्हारा नॉन पोलर होगा,
इसका भी म्यू कैसा होगा, 0। ठीक है जी, समझ में आई बात। और अपने पास क्या है, यही है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे केसेस के लिए भी मैं तुमको बता दूं, ऐसे केसेस के लिए भी बता दूं कि कौन कौन से नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ताकि तुम्हें इस सवाल में भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किस किस कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स, 4 वाले, 8 वाले और 20 वाले, ये एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे 4 वाले का तुम एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, यही हीलियम 2 है ना, हीलियम 2 ले सकते हो। तो यहाँ पे तो हीलियम 2 ही दे रखा है, यहाँ पे तुम्हारा कितना दे रखा है, हीलियम 2 ही दे रखा है। बाकी तुमको 8 वाले का एग्जाम्पल लेना हो तो 8 वाले का भी एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि इनमें से कोई, वैसे तो एक ही ऑप्शन तुम्हारा होगा करेक्ट, लेकिन फिर भी हमारे पास इसमें जैसे बेरिलियम 2, 20 वाले का नियॉन Ne2। तो ये अपने पास एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, विच डू नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले भी पूछा गया है, हो सकता है तुम्हारा अब आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाए। अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई रॉन्गली मैच्ड पेयर। रॉन्गली मैच्ड पेयर हमें इसके ऑप्शंस नहीं दिए क्या, आगे भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शंस मिस हो गया मुझे लगता है। हम लोग रॉन्गली मैच ढूंढ लेते हैं, SF6। अच्छा, SF6 हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ब्लैक। अभी अभी देखा था SF6 को, मैं दोबारा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमने अभी अभी देखा। ऑक्टाहेड्रल, BeCl2 लीनियर होता है, मैंने बनाया था। NH3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर तो नहीं होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। तो जो D वाला है हमारा, दिस इज रॉन्गली मैच्ड, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं PCl5 TBP ज्योमेट्री शो करता है। Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैंने तुम्हें पाई बॉन्ड वाला केस अभी अभी समझाया था कि C2 में सिर्फ और सिर्फ पाई होते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा ओनली हैज पाई बॉन्ड। तो C2 में तुम्हें मैंने डायग्राम भी अभी अभी बनाया, जस्ट अभी मैंने तुम्हें, फिर से नहीं बनाऊंगी मैं, दिखा रही हूँ तुमको कहाँ बनाया था। हाँ, ये देखो C2 का पाई, पाई में है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इन्हीं की वजह से आएगा ना। क्या, कैसे निकालते थे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे हम लोग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 4, ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में है नहीं, तो 2 आया। किसकी वजह से आ रहा है, पाए वालों की वजह से आ रहा है। तो ये जो कार्बन में दोनों, ये जो C2 में दोनों बॉन्ड्स है, इनका नेचर कैसा है, पाए। इनका नेचर कैसा है, पाए है। हाँ जी, तो ये देखो यहाँ पे, तो C2 आ गया, डायरेक्टली C2 आ गया। एक और होता है हमारे पास, एक और होता है जिसमें पाए होता है, कभी तुम्हें दिया हो, B2। इसका इसका भी एक ही बॉन्ड बनता है, इसका नेचर भी कैसा होता है, पाए होता है। वैसे यही दो है, बाकी नहीं, बाकी O2N2 B2 BE2 इनमें सिग्मा बॉन्ड्स भी होते हैं, और इसमें तो पाए भी होता है, इसमें भी पाए होता है। तो ये सिर्फ ये 2 केस ध्यान रख लेना तुम लोग, ताकि तुम जल्दी से बस टिक लगा के आओ अपने आंसर पे। Now, which one of the following pair of species have the same bond order? सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे पहले तुम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। देखो वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं MOT में, लेकिन कुछ टाइम से वैसे हेट्रो डायटोमिक भी पूछे जाते हैं। तो इनमें भी जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं अपना होमोडायटोमिक के लिए, होमो मतलब सेम एटम्स वाले जो मॉलिक्यूल होता है, डाई मतलब 2, जैसे N2O2, और जो ये हेट्रो है जैसे NOCO, इनमें हमको सेम ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमारा आंसर आ जाता है। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14,
O2 नेगेटिव में कितने, 17, तो नहीं है बॉन्ड और बॉन्ड। अच्छा 14 वाले में तुम्हें पता है 3 फिर कम होता रहता है, कम होता है, तो नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। CO और NO, अच्छा CO में और NO में सबसे पहली बात है कि हमारे इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं होंगे। कार्बन के पास कितने होते हैं, 6, और इसके पास कितने होते हैं, 8, तो ये अपने पास कितने हो गए, 14। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ से 8, यहाँ से 7, तो इसके पास कितने हैं, 15। तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा, इसका अगर 3 है तो इसका कैसा होगा, 2.5, बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। फिर आ गया O2 और NO पॉजिटिव, इसके पास कितने हैं, 16, इसके पास कितने हैं, नाइट्रोजन के पास 7 है, और इसके पास तुम्हारे पास कितने हैं, 8 हैं, तो अपने पास कितने हो गए, 15, और एक और चला गया तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सेम तो नहीं है। उसके बाद आ गया तुम्हारा Cn नेगेटिव एंड CO, तो C कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, तो अपने पास ये कितने हो गए, यहाँ से 13, और एक और आ गया है तो 14 है। ठीक है 14। CO कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 14, दोनों के पास कितने हैं, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, 3। तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, सबसे सामने चमक रहा है BCl3, BCl3 इज योर sp2, तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा तुम्हारा, 120 डिग्री ही होगा यहाँ पर। PH3 तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल है, अच्छा लेकिन PH3 में ऐसे भी क्यों बना रही हूँ यहाँ पे बॉन्ड एंगल, तो ये तो ड्रैगोस कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज तो ड्रैगोस कंपाउंड, तो अप्रोक्सीमेटली ड्रैगो वालों में कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ClF3 तुम्हें पता है टी शेप बनाता है, 120 है ही नहीं, sp3d है। NCl3 अगेन इज योर sp3, तो बॉन्ड एंगल 120 पूछा है। Which one of the following ions is not tetrahedral in shape, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन प्लस तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेशन भी यूज हो जाएगा और तुम्हारा ये जो हम कर रहे हैं बॉन्डिंग भी यूज हो जाएगा। जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो NiCl4 2 नेगेटिव, तो ये कैसे देखते थे हम लोग, निकल इज 28 है ना, मैंने सिंपल फॉर्मूला तुमको क्या बताया कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, 3D, इस 8 को डालो 3D में और 2 को डालो इधर क्रोमियम कॉपर को छोड़ के, वहां पे तुम्हें पता है क्या करना है। अब 3D8, 3D8 बना दो, क्योंकि ये निकल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मैं देखूँ तो +2 है, निकल +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल से 4s से, तो ये बचा तुम्हारे पास 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो 3D8। अब Cl तो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो जो बाहर के अपने बचे हैं ये 3D है, ये 4s है, तो आगे क्या होगा तुम्हारे 4p, इन्हें यूज कर लेगा, Cl आके यहाँ पे लगेगा, तो तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या बन गई, sp3, तो ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। NH4 प्लस तुम्हें वैसे मैंने अभी डिस्कस भी करा होगा कि टेट्राहेड्रल है, देख लो भाई। अच्छा चौथा बॉन्ड अगर पूछ लूं कैसा है, कोऑर्डिनेट, NH3 कैसा होता है, तो नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाती है तो उसमें से एक कैसा होता है, कोऑर्डिनेट, कैसे बनता है, दे के बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे के बनता है। कोऑर्डिनेशन मतलब केमिकल बॉन्डिंग में हम कोवेलेंसी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ये सारे। BF4 नेगेटिव, BF3 होता है ना, BF3 होता है। बोरोन, बोरोन तुम्हें पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 2p1, तो अपने पास ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखूं तो कुछ ऐसी आ जाएगी, है ना, ऐसी आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट लिख दी मैंने डायरेक्ट, ये थी ग्राउंड स्टेट, ये तुम्हारी एक्साइटेड स्टेट, ये 2s ये 2p,
अब इसके पास d ऑर्बिटल तो नहीं होता, सेकंड पीरियड का है। अब इसके पास एक डब्बा खाली है, तो ये जो चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ये एक्सेप्ट करके बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनेगा। ये जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के चौथा कोऑर्डिनेट बना रहा था, लेकिन ये जो अपना चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, ऐसे। ठीक है जी, तो ये बातें छोटी छोटी हमें पता होनी चाहिए। खैर अभी तो पूछा क्या है हमसे, टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, बचा एक ये, तो ये नहीं होगा। देख लो कैसे नहीं होगा, ये केस तुम्हें वीबीटी में पढ़ाया है। कॉपर, कॉपर कितना है 29। कैसे लिखूंगी कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 4s1। तो कॉपर यहाँ पे क्या है 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बचेगा 3d9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3d9। ये तुम्हारे पास क्या था 3d, ये 4s, ये 4p। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप करके इसमें चला जाता है, ये केस हमने पढ़ा है। कहाँ गया इरेजर, इसे मिटा दूं यहाँ से। तो ये किस में चला जाता है, इसमें 4p में। तो अब जो तुम्हारे पास आएगा NH3 लिगेंड वो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये DsP2, DsP2 बन गया ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी, तो एक, अच्छा यहाँ भी मैंने टिक मार दिया। तो अपने पास टेट्राहेड्रल कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, डी वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आ ही गया भाई, और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए इस साल भी। नाउ BrO3 नेगेटिव X Xenon O3, हमें बताना है कौन सा नहीं है आइसोस्ट्रक्चरल, तो फटाफट बनाया करो। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, O3 नेगेटिव है। ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से किसको दूं मैं नेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है O। अगर ऑक्सीजन ने एक नेगेटिव ले लिया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये क्या बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। बाकी के ऑक्सीजन क्या करेंगे, बाकी के ऑक्सीजन तो तुम्हारे पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इनको। 1 2 3 4 5 यूटिलाइज हो गए, एक लोन पेयर बच गया। जिनॉन के पास तीनों ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो तीनों कैसा बनाएंगी तुम्हारा डबल बॉन्ड, 6 यूटिलाइज हो गए, एक पेयर बचा। दोनों ही कैसे हैं तुम्हारे आइसोस्ट्रक्चरल हैं, दोनों ही तुम्हारे पिरामिडल बना रहे हैं। दोनों की अगर मैं बात करूं sp3 होंगे, ये टेट्राहेड्रल होंगे, और दोनों की शेप भी सेम है, एक लोन पेयर आ रहा है पिरामिडल, तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल है। फिर बात करूं मैं ICl4 नेगेटिव की, तो ये कैसे बनेगा ICl4 नेगेटिव, देखो आयोडीन के साथ। अब देखो नेगेटिव किसको दूंगी, बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस नेगेटिव को क्या करें। भाई तुम अपना कॉन्सेप्ट मत भूला करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव को चिपकाओगे तुम, मतलब क्लोरीन के पास जाएगा। मैम अगर क्लोरीन के पास नेगेटिव चला गया तो वो तो उसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा, 7 होते हैं तो होने दो, होने दो तुम। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 3 3 चिपका दो ऐसे। अच्छा 1 2 3, कितने होते हैं इसके पास 7, तो ये 2 बच गए। और इस क्लोरीन ने तुमको क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालू, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब sp3d2। तो मतलब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से बना दो इसको, ढंग से मैम, ऐसे ऐसे बना दो आप ढंग से, ठीक है। जिनॉन F4 में भी तुम्हें पता है चारों फ्लोरीन। अब कितने बच गए, 2 लोन पेयर बच गए ना, 4 + 4 8 ही तो होते हैं इसके पास आउटर मोस्ट में। तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, दोनों की ज्योमेट्री sp3d2 और दोनों की शेप भी सेम है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये भी नहीं है तुम्हारा नॉट आइसो स्ट्रक्चरल में। ClO3 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव। क्लोरीन कितने होते हैं 7। मैम अपना एक आप दे दो नेगेटिव ऑक्सीजन को, बना लिया सिंगल बॉन्ड, बाकी डबल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, ये भी कैसा बन गया, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल। और ये कैसी शेप बन गई तुम्हारी, पिरामिडल। कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसे बनता है भाई, CO3 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये कैसा है, 1 2 3। ये कैसा है तुम्हारा sp2, ये कैसा है तुम्हारा sp3। तो दोनों की शेप तो सेम नहीं होगी, ये पिरामिडल है, ये तुम्हारा ट्रायंगल प्लेनर है। तो मतलब ये आ गया हमारा जो आइसोस्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि नॉट पूछा है इन्होंने। इसको भी बनाई लो, फिर IBr नेगेटिव। आई और आयोडीन के पास कितने होते हैं भाई, 7। और एक ब्रोमीन को नेगेटिव दे दिया, उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, इसको कोई जरूरत नहीं है इसके साथ शेयरिंग की, एक बना दो। बच कितने गए, 6 बच गए। ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ध्यान रहे। जिनोन F2 में भी यही होगा, लीनियर बनेंगे दोनों, दोनों ही लीनियर बनेंगे, तो कैसे हैं, आइसोस्ट्रक्चरल है, दोनों की शेप सेम है। Which of the following hydrides has largest bond angle? तो बेटा H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है इनमें H2O का बॉन्ड एंगल। होता क्या है कि तुम्हारा बॉन्ड एंगल देखो, जैसे मैं ऐसे बना दूं और यहाँ पे बना दूं सल्फर, ठीक है, यहाँ पे बना दूं, यहाँ तक ही देख लो, ओल्ड स्टाइल से टेप हो ना, चलो टेप भी ले लो। क्या होता है तुम्हारा, जितना तुम्हारा सेंट्रल एटम की, जब तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या, वैसे ये तो तुम्हारे ड्रैगोस कंपाउंड आ गए, ये तो ड्रैगोस कंपाउंड आ गए, इनमें तो नियरली तुम्हारा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 के करीब होगा। लेकिन फिर भी जब तुम्हारे सारे साइड एटम सेम होते हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम डिफर करते हैं, लोन पेयर सब कुछ सेम होता है, तब तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर चेक करो, तो तुम्हारे पास इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, उनमें रिपल्शन लगेगी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे H2 का ही बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। Which one of the following shows the presence of intermolecular hydrogen bonding? बताओ जी, किस किस में हाइड्रोजन, किस किस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जल्दी से। देखो, कंसंट्रेटेड एसिड कंसीडर कर लो, जैसे कोई भी H2SO4 हो गया, या यहाँ पे दिया है H2O2, HCN दिया है, इनमें तो कैसी होती है हमारे पास, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे HCN नेगेटिव ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगी, इनके बीच में कैसी होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दो मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन सेल्यूलोज में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, आप देखते हो बायोमोलिक्यूल्स में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से 6 मेंबर रिंग्स होती हैं बहुत सारी, उन पे OH ग्रुप्स लगे होते हैं, तो उनके आपस में ही हमारे पास कैसी बॉन्डिंग हो रही होती है, हमारी इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर होती है सेल्यूलोज में, बाकी सब में कैसी है, इंटर। चलिए, फिर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 प्लस, नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। तो पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। NO पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, या तो फॉर्मूला लगा लो, या तो स्ट्रक्चर बना लो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन तो पॉजिटिव लेस पे जाएगा, मतलब नाइट्रोजन पे जाएगा। 5 में से 4, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचे 4, बचे 4, तो ऐसे। और ऑक्सीजन हमारी न्यूट्रल है, तो ऐसे बन जाएगा, क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp। अच्छा, फिर NO3 नेगेटिव की, मैम ऑक्सीजन को दे दो इस बार नेगेटिव, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है बेटा, दे दिया एक नेगेटिव। अब क्या ऐसे बना दूं, नाइट्रोजन के पास तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब एक ऑक्सीजन बची है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं, कितने बच्चे सोचते हैं ऐसा कर देंगी मैम, मजे आ जाएंगे, है ना बेटा। देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट बिगड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थोड़ी रखेगी वो, तो ये जो चौथा बॉन्ड बनता है, ये कैसा बनता है तुम्हारा, कोऑर्डिनेट, ऐसे होता है। अब गिन लो, 1 2 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर उसके बाद NH4 पॉजिटिव में तो तुमको वैसे ही पता है कैसी है, sp3। अब तुमसे क्या पूछा है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन ही तो पूछी है, sp, और इसमें, अरे इसमें 1 2 3 sp2 थी, sp
sp सबसे पहले कहाँ है, sp ये, sp2 और फिर sp3, सी ऑप्शन। Consider the molecule CH4NH3H2O which of the given statement is false. False statement ढूंढनी है। HCH bond angle in CH4 is larger than NH bond angle। हाँ जी, क्योंकि लोन पेयर नहीं होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है और वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से कम हो जाता है 107। सही स्टेटमेंट है। HCH bond angle in CH4, the HNH bond angle in NH3 and the HOH bond angle in H2O आर ऑल ग्रेटर देन 90। हाँ भाई, 90 से सारे ही बड़े हैं। एक में 109.5 है, एक में 107 है, 104.5 है, 90 से सारे बड़े हैं। देन HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल। भाई कैसे हो सकता है, तो मैं सबको पता है कि H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 है, बिकॉज यहाँ पे दो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल और कम हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन NH। हाँ, अमोनिया से इसका छोटा है। प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर। सबसे ज्यादा क्या होती है, लोन पेयर रिपल्शन। ढूंढो कहाँ है, यहाँ है मैम, एक और जगह है यहाँ। अच्छा, अगली कैसी होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगी या बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर? भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो बी ऑप्शन। बाकियों में पहले बॉन्ड पेयर दे रखी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो वो हो नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? BF3 नॉन पोलर है। SF4 देखो कैसा है, सीसो। और जिसमें भी एक लोन पेयर आता है, हमें बोला है जब भी एक लोन पेयर आए चेक भी ना करो, म्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो तुम्हारा पोलर तो यही होगा। SiF4 कार्बन वाली फैमिली है, ये तो कैसा है, रेगुलर ज्योमेट्री है, म्यू जीरो ही होगा। उसके बाद XCF4 की बात करो तो तुम खुद देख लो, यहाँ पे ये डायरेक्शन लेस से मोर की तरफ, इधर लोन पेयर होंगे, सेंट्रल से लोन पेयर की तरफ, तो कैंसिल आउट कर रहे हैं सारे एक दूसरे को, तो कैसा होगा, म्यू जीरो। सिर्फ SF4 ही पोलर है। चलो ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफी तरह तरह के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए। आपको इससे ये समझ में आया कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, कैसे हमें अपनी तैयारी रखनी है। तो मेरी तरफ से सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। आई होप तुम बहुत अच्छा एग्जाम लेकर आओ और बिल्कुल हैप्पी हैप्पी मूड में अभी अच्छे से पढ़ाई करो, बिना टेंशन के, चिल मार के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।